उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियाँ और बंगाल की राजनीतिक स्थितियों में बहुत फ़र्क है। बंगाल के चुनाव को देखा जाए और जिस पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो उसी पैटर्न पर यहाँ चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी को आप ऐसे रोक पाएँगे कि केंद्र में लड़ेंगे, राज्यों में हम अपने इंडी गठबंधन से लड़ेंगे। 24 की रणनीति के हिसाब से कि 24 तो हम जीत गए थे, तो अब 27 भी जीत लेंगे, तो इस खामख्याली में नहीं रहना चाहिए। एसआईआर में जो है लगभग 32-33 लाख वोट काट दिए गए और एक समुदाय के काट दिए गए, तो वो कहीं न कहीं वो भी एक हार का कारण बना। देश में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास अगर हर्डल है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेना है तो खाली केंद्र में लड़के आप उनसे नहीं पार पा सकते हैं। उनके लिए आपको राज्यों में भी उन्हें रोकना होगा। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन में लगी रहती है। बाकी विपक्षी दल जो है वो अपने चुनाव के वक्त सक्रिय होता है, चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाता है। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव नतीजों का उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के तमाम सारे सवाल हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी सर हैं। सर बखूबी तमाम सारे चुनाव देख चुके हैं, तो इसलिए उनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा इस समय चर्चा करने के लिए। सर, कैसे देखते हैं जो बंगाल और असम के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो जैसे ममता बनर्जी अभी से वहाँ से कह रही हैं कि जैसे हारी कि 100 सीटें चोरी कर ली गई हैं, तो आप ऐसा भी, आपके भी मन में विचार ऐसा है कि ऐसा जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो कह रही हैं 100 कर ली गई या 200 कर ली गई, वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक सवाल तो प्रश्न तो लगा ही दिया है। जिस ढंग से वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ 2.5 लाख के करीब, जिस ढंग से उन्होंने मशीनें बदलने की बात कही है, अब वो कितनी सच है कितनी गलत है ये तो ईश्वर जाने। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल अगर उठता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि बेवजह उठ जाता है। और वो भी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बच्ची है, उसके पास भी बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। उस आधार पर उतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे साथ बेईमानी हुई है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो है, लेकिन खाली इस आधार पर ही कि खाली मशीनें बदल दी गई, कहीं ना कहीं वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक माहौल तो इनके अगेंस्ट खड़ा किया और उस माहौल को रोकने में ममता असफल रही। इस कड़वे सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि बहुत जुझारू हैं, सड़कों पर रहीं, गलियों में रहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी टीम, मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने जो नैरेटिव या जो परसेप्शन बनाने का काम किया, उस परसेप्शन को तोड़ने में नाकाम रही। ये उनकी पराजय का कारण मुख्य रूप से है। बाकी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात एक और है, ऐसा ही नहीं जो यूं ही नहीं कह रही हैं। एसआईआर में जो है लगभग 32-33 लाख वोट काट दिए गए और एक समुदाय के काट दिए गए, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक हार का कारण बना। जो उनके मतदाता थे या जो समझा जाता था कि ये वोट बैंक ममता का है, उस ममता के वोट को काटा गया। तो कहीं ना कहीं जो उनकी नाराज़गी है उसमें भी दम है। लेकिन खाली इसी आधार पर वो हार गई ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनकी सीटें घटी हैं उतनी न घटती, कब घटती, लेकिन वो भी लगता इस उसमें रही कि नहीं, जनता तो हमारे साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड वर्क करके जनता के लोगों को मोबिलाइज़ किया, एक माहौल अपने पक्ष में बनाया। और उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें रही हों, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं, वो तो जांच का विषय है। वो तो जांच में चीज़ें आएंगी या वो एक राजनीतिक रूप से वो लड़ाई लड़ी जाएगी, तो उसमें चीज़ें स्पष्ट होंगी। उत्तर प्रदेश में से इसका असर पड़े, कहा जा रहा है कि बंगाल के बाद, असम नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। नहीं, निश्चित रूप से अगर बंगाल के चुनाव को देखा जाए और जिस पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो उसी पैटर्न पर यहाँ चुनाव लड़ेंगी। यहाँ भी वहाँ 2 चरणों में हुआ, यहाँ कई, चूँकि बड़ा राज्य है, यहाँ कई चरणों में होगा। फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा और भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन में लगी रहती है। बाकी विपक्षी दल जो है वो अपने चुनाव के वक्त सक्रिय होता है, चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो 24/7
चुनाव की अंकगणित बैठाती रहती है, उससे लड़ने के लिए आपको भी 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये आरोप लगा के आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ असर पड़ेगा कहीं न कहीं, उससे बीजेपी का कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का मोरल बूस्ट होगा और वो पूरी जोश और खरोश से यहाँ उतरेंगे और लड़ेंगे। लेकिन यहाँ की स्थितियाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियाँ और बंगाल की राजनीतिक स्थितियों में बहुत फ़र्क है, इसलिए उससे तो तुलना नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव यहाँ पूरी तरीके से सक्रिय हैं, पूरी तरीके से उनका कैडर सक्रिय है, लेकिन अगर वो पूरी सक्रियता के साथ, उनके कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ नहीं जुटेंगे, तो फिर ये कह के नहीं बच सकते कि बेईमानी हो गई। जैसे बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता को लेकर के आरोप लगा कि महिलाओं को जो नारी शक्ति बंधन का जो अधिनियम था उसका भी विरोध उन्होंने किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आई, तमाम सारी बातें निकल के आ रही जिस पैटर्न पे अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि जब ममता बनर्जी को 15 साल की मुख्यमंत्री इतनी मजबूत कहा जा रहा था, तो उनको बीजेपी ने इस तरह की पटकनी दे दी, तो उत्तर प्रदेश में बहुत आसान है उनके लिए उस हिसाब से। देखिए, अब देश में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर हर्डल है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव है। अगर अखिलेश यादव भी ज़मीनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और ज़मीन पर उतरकर उनके उसको काउंटर, उनके जो नैरेटिव या जो परसेप्शन, राजनीतिक परसेप्शन बनाने की बीजेपी इसमें सिद्धस्त है, माहिर है। अगर उसको बुद्धिमत्ता से काउंटर नहीं किया जाएगा और वो परसेप्शन बनाने में सफल रहेंगी, तो फिर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से या तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना मुश्किल होगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन बना, लेकिन इंडिया गठबंधन खाली केंद्र के लिए बनाया और आपस में जूतम पैजार होती रही। आप बंगाल में ही चले जाइए, बंगाल में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली आप बता दीजिए। लेकिन अगर वहाँ अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेना है तो खाली केंद्र में लड़के आप उनसे नहीं पार पा सकते हैं। उनके लिए आपको राज्यों में भी उन्हें रोकना होगा। राज्यों के लिए भी ऐसी रणनीति बनानी होगी कि वहाँ आपसी टकराव बंद हो। वहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, वहाँ वोटों का बंटवारा हो गया और उसका नुकसान हुआ। अगर कहीं कांग्रेस साथ होती वहाँ पर, लेकिन वो अपने लिए कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो अब अगर पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो वहाँ पार्टी का अस्तित्व बचा ही क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो उन्होंने एक ताकत प्रदान कर दी, तो क्या राज्यों में और केंद्र में इसका असर नहीं पड़ेगा। तो जो इंडिया गठबंधन है वो मुझे लगता है कि स्वार्थ से प्रेरित गठबंधन है कि खाली केंद्र में भाजपा को रोकेंगे। क्या केंद्र में, क्या दिल्ली में खाली चुनाव होंगे? पूरे केंद्र के तो पूरे देश में और राज्यों में सबसे मिला के होंगे। अगर राज्यों में 22 राज्यों में उनकी चुनाव, उनकी सरकार है, तो फिर क्या वजह है? तो अगर इंडिया गठबंधन होती, बीजेपी को आप ऐसे रोक पाएंगे कि केंद्र में लड़ेंगे, राज्यों में हम अपने इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे? तो आप उससे पाला नहीं पा सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद है और विपक्ष के लिए ये दुखद है। हुमायूं कबीर भी लगता है ममता को बड़ा नुकसान पहुंचाया। नहीं, निश्चित रूप से वो 2 जगह से जीते और उसका कहीं ना कहीं वोटों का डिवीज़न हुआ। तो इसमें अगर ममता जी को ये गलतफहमी रही कि नहीं हम अपने बूते पर ही निकाल सकते हैं, ये बात ठीक है, वो वहाँ मजबूत थी, बड़ी पार्टी थी, 15 साल से सत्ता में थी, तो अखिलेश जी को भी इस बात का चिंतन करना होगा कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी हैं, अकेले लड़ने की सामर्थ्य भी रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के आगे वो अगर अकेले लड़ेंगे या सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो फिर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से पार नहीं पा सकते हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच है। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन हुए, क्यों नहीं सरकारें बन पाई? 24 को आप छोड़ दीजिए, 24 एक अलग अपवाद के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। अगर 24 की रणनीति के हिसाब से चुनाव खाली रखेंगे, खाली 24 की रणनीति के हिसाब से कि 24 में हम जीत गए थे तो अब 27 भी जीत लेंगे, तो इस खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर वो गठबंधन से लड़ते हैं। भाजपा समाजवादी पार्टी सोचती है कि सबसे ज़्यादा विधायक मेरे जीत के आ जाए, कांग्रेस सोचती है कि मेरे जीत के आ जाए।
उस चक्कर में ये लोग लगते नहीं है कि वो कांग्रेस वाले सपा के लिए पूरी शिद्दत से लड़े और सपा वाले पूरी शिद्दत से कांग्रेस के लिए लगे, क्योंकि कांग्रेस की अगर सीटें बढ़ेंगी तो भाजपा की ही घटेंगी, और अगर कांग्रेस की घटेंगी तो भाजपा की बढ़ेंगी। तो उससे सरकार नहीं बनेगी। ये हो सकता है कि आपने 200 सीटें लड़ी, 200 में से आप जो है पता लगे कि 175 सीटें जीत जाए, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे, सरकार वही बनाएंगे फिर। तो इसलिए अपनी रणनीति में विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को गंभीर चिंतन और ईमानदारी का चिंतन करना होगा। खाली अपने क्षेत्रीय, आप देखिए क्षेत्रीय दल समाप्त होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया। तो अब क्षेत्रीय दलों के सामने बड़ा संकट है। अगर वो खाली अपनी ढपली, अपना राग अलापेंगे तो फिर वो भी खत्म हो जाएंगे। सब जगह आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बीजेपी के एजेंडे में ही यही है ना, एजेंडे में ये है। बिहार में देख लीजिए आप, इधर साउथ में देख लीजिए, जो साउथ के इलेक्शन आए हैं इसमें भी मतलब दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए आप, बंगाल देख लीजिए आप, उड़ीसा देख लीजिए, सब क्षेत्रीय दलों को उन्होंने समाप्त कर दिया। और आने वाले समय में जो आज की स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्षेत्रीय दल अगर इस अपने निजी स्वार्थ से ऊपर हटकर नहीं सोचेंगे और पूरी शिद्दत से अपने गठबंधन के लिए नहीं लगेंगे, तो क्षेत्रीय दल का बिल्कुल जैसे उभार हुआ था वैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद गोस्वामी सर, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर असम और बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या विपक्ष को अगर लड़ना है तो पहले ज़मीन पर उतरकर काम करना होगा। जो इंडिया गठबंधन है उसको एकजुटता दिखानी होगी। जो अभी तक दिख रहा था उससे हट करके भारतीय जनता पार्टी की तरह रणनीति बनानी होगी और 24 घंटे 7 दिन चुनावी मूड में उतरना पड़ेगा, तब जाकर के मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। नहीं तो बंगाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।